So section number 197 जो it is about prosecution of judges and public servants. मतलब कि जजेस और पब्लिक सर्वेंट को कब प्रोसिक्यूट किया जा सकता है उसके बारे में है ये जो सेक्शन है। मैंने इसको भी हाईलाइट कर लिया। इसमें क्या होता है बेसिकली इस सेक्शन का पर्पस ये है कि कोई भी व्यक्ति आके किसी भी जज या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई केस ना कर दे विद मैलाफाइड इंटेंशन, झूठे केस ना कर दे। उन चीजों को से बचने के लिए ये सेक्शन डाला गया है। इस सेक्शन का पर्पस ये है कि कोई जज या कोई पब्लिक सर्वेंट पे उनकी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते वक्त किसी ने आरोप लगाया है किसी अपराध के होने के लिए, तो उस जज या उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ केस तभी लिखा जाएगा जब उसका संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने अप्रूवल दे दिया हो या सैंक्शन दे दिया हो। मतलब any public servant who is accused of any offense under IPC, he may only be booked after the previous sanction of concerned state government और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दो कंडीशन है। अब इसमें क्या है कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपने ड्यूटी में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस है, उनको बोला गया कि आपको एक पर्टिकुलर मॉब को कंट्रोल करना है। उस मॉब को कंट्रोल करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। जब उस हल्के बल को प्रयोग किया गया तो उसमें हुआ ये कि एक आदमी की मौत होगी। अब उसकी मौत के लिए उस पर्टिकुलर इसको ठहराया जाए कि नहीं ठहराया जाए वो देखना पड़ेगा, राइट। तो इसके बारे में ये जो है सेक्शन 197 प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट। When any person who is or was a judge or magistrate, मतलब जो जज है या कभी थे, जो मजिस्ट्रेट हैं या कभी थे, और अ पब्लिक सर्वेंट, एक ऐसा पब्लिक सर्वेंट उसको अपनी पोजीशन से तभी हटाया जा सकता है जब सरकार का अप्रूवल हो। मतलब ये नहीं कि उसके बॉस ने बोला कि ठीक है इसको फायर कर दो, इसको डिसमिस कर दो, सस्पेंड कर दो, नहीं। उसको डिसमिस करना या सस्पेंड करने के लिए सरकार का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। ये ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। Is accused of any offense alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty। एक उन पे ऐसा ऑफेंस करने के लिए एक्यूज किया गया है कि उनको दे आर एक्यूज विद सच एन ऑफेंस which has been performed or which has been committed during the discharge of their official duty। मतलब दो लोग हैं, एक जज है और एक पब्लिक सर्वेंट है। इधर एक जज के बारे में बात कर रहे हैं, एक पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वो पब्लिक सर्वेंट जिसको अपनी ड्यूटी से उसको ड्यूटी से तब तक डिस्चार्ज नहीं कर सकते जब तक कि जब तक गवर्नमेंट का अप्रूवल ना हो। तो इन लोगों के बारे में बात करी जा रही है। ये लोग जो थे, इफ एनी वन ऑफ देम और जज और एनी पब्लिक सर्वेंट इफ इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस which has been committed by him or her during the discharge of his or her official duty, तो उस केस में कोर्ट उस अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगी जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर वो जो पब्लिक सर्वेंट है इज एम्प्लॉयड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और जज इज एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमको अप्रूवल चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए।
कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए जज साहब हैं, ये मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट है, ही इज वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। जज साहब जो है एक्स, वाई जो पब्लिक सर्वेंट लेट्स ही इज वर्किंग अंडर स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने कुछ काम किया ड्यूरिंग ऑफिशियल ड्यूटी, हो गया ऑफेंस, नाउ दे आर एक्यूज्ड। अब ये एक्यूज है, इसका मतलब ये नहीं कि सीधा का सीधा जाके पुलिस जो है उनके खिलाफ एक्शन ले लेगी। अगर पुलिस नहीं ले रही तो ऐसा नहीं कि मैं जाके मजिस्ट्रेट के पास जाके बोलूंगा कि साहब इन्होंने ये अपराध किया है, इनको बुक करो। नहीं, ऐसे लोगों को तभी बुक किया जा सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल हमको कब चाहिए? जब ये जज या पब्लिक सर्वेंट इज वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल कब चाहिए? जब जज या पब्लिक सर्वेंट इज वर्किंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। एक ये हो गया। एक संभावना बनती है कि अगर किसी राज्य में 356 लगी हुई है, मींस इट इज बीइंग रूल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट तो है ही नहीं, तो क्या अप्रूवल देगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चलेगा। किस चीज के लिए? जज या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा फाइल करने के लिए। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। अगर किसी स्टेट में 356 लगी हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए आपको। अभी जो आर्म फोर्सेस हैं, सबसेक्शन 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। जनरली जो आर्म फोर्सेस होती हैं दे वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कुछ फोर्सेस होती हैं जैसे कि पीएससी अपना, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी काम करती है। तो जो आर्म फोर्सेस हैं, इफ दे आर डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी and they are under the supervision of central government, और during the discharge of their official duty कुछ ऐसा अपराध हो जाता है उनसे, तो उस केस में उन लोगों को बुक करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन होना जरूरी है। इसकी प्लेन रीडिंग दोगे तब भी समझ में आ जाएगा। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस alleged to have been committed by any member of the armed forces of the union while acting or purporting to act in the discharge of his official duty except with the previous sanction of the central government, right? इसके अलावा क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट, भाई इनके पास भी फोर्सेस रहती है ना फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो इन ऐसी फोर्सेस से अगर कुछ ऑफेंस कमिट हो जाता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है टू बुक देम अंडर द केस। कौन सा केस? मान लीजिए कोई गलती से मर गया हो तो गैर आत्महत्या क्या हो गया, या कहीं जा रहे थे, जाते जाते कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, तो इस तरह के अपराधों के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ? पहला, अगर बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम करे तो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल, 356 लगी है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। अगर आर्म फोर्सेस हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। आर्म फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही हैं, और अगर ऐसी कुछ फोर्सेस ऐसी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट में काम करे तो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल। बहुत सिंपल चीज है, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं चीजें। इसके अलावा एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसको अगर वर्ल्ड वाइड वर्ड शब्द से अगर पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। 3 को बाद में करते हैं, पहले 3 भी देखते हैं। क्या हुआ था? एक तारीख दी गई है इसमें, 20 अगस्त 1991। और एक डेट दी गई है जब इस एक्ट को अमेंड किया गया था 1991 में।
उस दौरान, मतलब एक डेट ये है 20 अगस्त वाली और एक डेट है जब ये इसका अमेंडमेंट हुआ था 1991 में। इस दौरान अगर किसी स्टेट में के अधीन कोई जज या कोई पब्लिक सर्वेंट ने ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी कुछ उनसे एक्ट या कुछ ओमिशन हुआ है जिससे कि अपराध की श्रेणी में आ जाए वो एक्ट या ओमिशन, तो उस केस में जनरली क्या होता है कि हमको अगर वो स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे पहले से ही एक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है या स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये वो डेट है जब किसी पर्टिकुलर राज्य के अंदर कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल ही सैंक्शन होगा और बाय चांस अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया और कोई प्रोसीडिंग्स चालू हो गई तो वो प्रोसीडिंग्स जो है शैल नॉट बी वैलिड, वो वैलिड प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। तो इस ये जो दो डेट्स है ना, इसके इसके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होना जरूरी है। तो जस्ट की एक रीडिंग देख लो। Notwithstanding anything to the contrary contained in this code or any other law, it is hereby declared that any sanction accorded by the state government, or any cognizance taken by a court upon such sanction, किस दौरान? During from 20th day of 20th August 1991 and the date on which this amendment act, CRPC amendment act 1991 was received the consent of president. उस दौरान स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन से अगर किसी कोर्ट ने किसी अपराध का संज्ञान ले लिया है तो दैट विल बी इनवैलिड। उसको वैलिड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होना जरूरी है, राइट। सेक्शन 4, subsection 4, the central government or the state government as the case may be may determine the person by whom, the manner in which, and the offense or offenses for which the prosecution of such judge, magistrate or public servant is to be conducted, and may specify the court before which the trial is to be held, right। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अगर परमिशन दे दी है, सैंक्शन दे दिया है, अप्रूवल दे दिया है, तो किस कोर्ट में जाके उनका ट्रायल होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बता देगी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 197। लंबा है लेकिन इजी बहुत है। इट tells us about the prosecution of judges and public servants. Generally judges और public servants या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहेंगे या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रहेंगे। अगर जब ये जजेज या पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को कैरी कर रहे हैं, दे आर डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी, तो उस केस के अंदर उनसे कुछ अपराध हो जाता है एंड दे आर बीइंग एक्यूज्ड फॉर दैट ऑफेंस, तो उस अपराध के लिए उनके खिलाफ अगर ट्रायल लेना है या इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार का अप्रूवल होना जरूरी है। अगर उस वक्त अगर ये किसी राज्य सरकार से संबंधित है लेकिन उस वक्त राज्य सरकार नहीं थी, केंद्र का शासन था, 356 लगी हुई थी, तो उस केस में केंद्र सरकार का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। बस इतना ही है इसके अंदर सेक्शन 197। अब आते हैं सेक्शन नंबर 198, ऐसे अपराध जो कि अगेंस्ट द मैरिजेस हैं। पहले इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें क्या है? No court shall take cognizance of an offence punishable under Chapter 20 of Indian Penal Code except upon a complaint filed by some person aggrieved by the offence। ठीक है साहब। इसमें क्या है कि पहली चीज ये मैरिज से संबंधित अपराधों को कैसे टैकल किया जाए उसके बारे में है। जब तक एग्रीड पार्टी खुद राइटिंग में नहीं देगी, जब तक एग्रीड पार्टी खुद कंप्लेंट नहीं देगी,
तब तक कोई भी कोर्ट उसका संज्ञान नहीं ले सकता। भैया एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है और पता पड़ा तीसरा आदमी जाके कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर देगा, तो नहीं, कोर्ट विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस पर्सन, भगा देगी, जब तक एक्स या वाई दोनों में से कोई एक नहीं जाता। लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पर अगर एक्स और वाई एक्स हस्बैंड और वाई वाइफ है, तीसरे आदमी के कंप्लेंट पर भी कोर्ट केस को रजिस्टर कर लेगी। कौन सा है? वेयर सच अ पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से छोटा है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है, और कुछ ऐसी बीमारी है जिससे वो कोर्ट तक पहुंच नहीं सकता है, इज फ्रॉम एंड इज फ्रॉम सिकनेस और इन्फर्मिटी अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट। कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो वो कंप्लेंट नहीं कर सकता, राइट। और ये सच पर्सन कौन सा पर्सन? भाई एक्स या वाई, इन दोनों में से या तो हस्बैंड होगा या वाइफ होगी। हो सकता है कि दोनों 18 साल से कम उम्र के हों, दोनों में झगड़ा चल रहा है, हो सकता है दोनों इस तरह से हों कि वो अपनी कंप्लेंट दे नहीं सकते, इतने बीमार हैं या पहुंच नहीं सकते, हो सकता है मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, तो ऐसे केस में तीसरे आदमी की कंप्लेंट से भी कोर्ट में इनका केस रजिस्टर हो सकता है, राइट। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन साहब ये है, वेयर सच हस्बैंड पर्सन इज द हस्बैंड है, आर्म फोर्सेस में नौकरी कर रहा है, और उस बंदे को छुट्टियां नहीं मिल सकती भाई। मतलब हस्बैंड और वाइफ, मैरिज तो दोनों इन दोनों में होती है ना, इन दोनों में कुछ अनबन है। अब हस्बैंड जो है भैया कंप्लेंट करना तो चाह रहा है, लेकिन वो आर्म फोर्सेस में है, जिसकी वजह से और उसकी ड्यूटी का जो नेचर है कि उसको छुट्टी नहीं मिल सकती, राइट। तो उस केस में क्या होगा, सम अदर पर्सन, कोई भी दूसरा व्यक्ति ऑथराइज्ड बाय द हस्बैंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 में मेक कंप्लेंट ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, सब सेक्शन 4 अभी नीचे पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा क्या है, ये यहाँ बताएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। कहने का मतलब कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, हस्बैंड काम कर रहा है आर्म फोर्सेस में, ड्यू टू हिज नेचर ऑफ ड्यूटी ही कैन नॉट टेक लीव्स और ही कैन नॉट बी एब्सेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। तो उस केस में हस्बैंड एक व्यक्ति को ऑथराइज करेगा इन राइटिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4, वो जाके कोर्ट में कंप्लेंट दे सकता है। एक होता है कि वेयर अ पर्सन एग्रीड बाय एन ऑफेंस, एक व्यक्ति है, he is agreed by this offense punishable under section 494 or section 495 of IPC is the wife. Complaint may be made on her behalf. एक मान लीजिए यहाँ पे बी में हमने बोला हस्बैंड के बारे में बात करा, अगर यहाँ पे एग्रीड पर्सन कौन है, वाइफ है सी में, तो इसके बिहाफ पे उसका भाई, सॉरी उसके पिताजी, उसकी मदर, उसका ब्रदर, उसकी सिस्टर, या उसका बेटा या उसकी बेटी, या और फादर्स और मदर्स ब्रदर, माँ का भाई या पिताजी का भाई या सिस्टर, और विद द लीव ऑफ द कोर्ट या विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन, तो वो व्यक्ति भी जाके कंप्लेंट कर सकता है। अब ये देखना है वेयर द पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 494 और 495, ये कौन से ऑफेंसेस है।
मैरिंग मैन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम और ऑफ हस्बैंड और वाइफ, मतलब पति रहे, पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली। 494, 495, सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद whom subsequent marriage is contracted। भाई अपराध तो 494 वाले किया है, लेकिन उसने अपनी शादी को छुपा के रखा, पहली वाली शादी को, फॉर्मर मैरिज को कंसीलमेंट मतलब छुपा दिया उसको। किस आदमी से? जिससे उसने दूसरी शादी करी। अब सोचने वाली बात यह है कि वेयर द पर्सन एग्रीड बाय एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 494 और सेक्शन 495 बाइगेमी इज द वाइफ, मतलब उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, तो कंप्लेंट तो उसकी वाइफ भी कर सकती है ना इस केस में। लेकिन सीआरपीसी क्या बोलती है? भाई वाइफ के ब्याह पे उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसके भाई साहब, उसकी बहन जी, या उसके पुत्र, या उसकी पुत्री, या उसके चाचा, या उसके मामा, या उसकी मौसी, या उसका बुआ, या विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कोई भी आदमी हु इज रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, कोई भी जाके कंप्लेंट कर सकता है। तो भाई यहाँ पर तो लगभग कोई बचा ही नहीं। वाइफ करती तो ठीक है, ये तो कोई भी जाके बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिश्ता निकल ही आएगा, तो कोई भी जाके व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है भाई? फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, no person other than the husband of the woman shall be deemed to be aggrieved by any offence punishable under section 497 or section 498 of the said code। तो सेक्शन 497 और सेक्शन 498 सेक्शन 497 को सुप्रीम कोर्ट ने रिपील ही कर दिया, अडल्ट्री इज नॉट अ नो मोर क्राइम। जो सेक्शन 498 है, अब भाई इसमें क्या है कि किसी मैरिड वुमेन को लेके जा रहा है या डिटेन कर रहा है, तो इस केस में हस्बैंड ही जो है अपराधी माना जाएगा। नो पर्सन अदर देन द हस्बैंड ऑफ द वुमन शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीड बाय एनी ऑफेंस punishable under section 497 or section 498 of the said code। फोर 497 में नाउ इट्स नो मोर अ क्राइम, तो ये तो खत्म हो गया। 498 में हस्बैंड को एग्रीड पार्टी माना जाएगा अगर कोई उसकी पत्नी को बहला फुसला के ले गया हो या उसको कहीं डिटेन कर लिया हो। Provided that in the absence of the husband, some person who had care of the woman on his behalf at the time when such offence was committed may, with the leave of the court, make a complaint on his behalf। तो इस केस में क्या हुआ, अगर 497 या 498 का अपराध हो रहा है, जो कि 497 अभी अपराध नहीं है, या तो हस्बैंड जाके कंप्लेंट करे कोर्ट में, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जाके कंप्लेंट करे जो कि उसकी वाइफ का टेक केयर कर रहा हो, और उसके लिए परमिशन ऑफ द कोर्ट जरूरी है। When in case following clause A of the provision to subsection 1, complaint is sought to be made on behalf of a person under the age of 18 or of a lunatic by a person who has not been appointed or declared by a competent authority to be the guardian of the person, the minor lunatic, the court is satisfied that there is a guardian so appointed or declared, the court shall, before granting the application for leave, cause notice to be given to such guardian and give him a reasonable opportunity of being heard। इसमें जो हमने सबसेक्शन ये क्लॉज ए के बारे में जो बात किया था इधर ऊपर, ये where such person is under the age of 18 years or is an idiotic or lunatic or is from the sickness of infirmity,
अच्छा, ये हमारा रह गया था। और इज अ वुमन, जो कि एक ऐसी औरत है हु इज एग्रीव्ड, लेकिन अपने कस्टम्स की वजह से वो बाहर नहीं निकल सकती। कस्टम्स एंड मैनर्स आउट नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन द पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में बाहर नहीं जा सकती। उस केस में भी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कोई दूसरा व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है। राइट। तो अभी हम सेक्शन 4 में हम जा रहे थे। नो कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन। सॉरी, ये वो गलत हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, किधर गए किधर गए किधर गए? ओके। फॉर द पर्पस ऑफ द सबसेक्शन 1 नो पर्सन अदर देन द हस्बैंड ऑफ द वुमन शैल बी डीम्ड, ये हमने कर दिया। यस, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मैंने कहा था ना पहले उसको ऊपर पढ़ लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि जब हस्बैंड इज द एग्रीड पार्टी और वो हस्बैंड जो ही इज वर्किंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, वो कंप्लेंट करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि उसको जो है लीव्स नहीं मिल रही, छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। तो उस केस में वो किसी तीसरे आदमी को ऑथराइज कर सकता है टू गिव द कंप्लेंट इन द कोर्ट ऑन हिज बिहाफ। तो उसका तरीका क्या होगा, वो कैसे उसको ऑथराइज करेगा, ये सेक्शन 4 में लिखा गया है। सबसे पहले ये जो ऑथराइजेशन है, इट विल बी इन राइटिंग, साइंड होनी चाहिए, और अदरवाइज अटेस्टेड बाय द हस्बैंड, shall contain a statement to the effect that he has been informed of the allegations upon which the complaint is to be found, shall be countersigned by the commanding officer। जो हस्बैंड का जो कमांडिंग ऑफिसर है, वो भी इसको ऑथराइजेशन लेटर को साइन करेगा। और वो एक सर्टिफिकेट देगा which shall be signed by that officer। इसमें लिखा होगा that the leave of the absence of for the purpose of making a complaint person cannot for the time being be granted। मतलब जो हस्बैंड है, जब किसी को ऑथराइज करेगा तो वो राइटिंग में ऑथराइज करेगा, उस लेटर को साइन करेगा या फिर उसको अटैच करेगा। उसके बाद जो उसका कमांडिंग ऑफिसर है, वो भी काउंटर साइन करेगा। कमांडिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट देगा कि भाई इसको हम छुट्टी नहीं दे सकते टू फाइल दिस कंप्लेंट, इसलिए इस आदमी को ऑथराइज, दूसरे आदमी को ऑथराइज कर रहे हैं। इसमें सेक्शन नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ऑफ द इंडियन पीनल कोड where such offense consists of sexual intercourse that a man with his own wife, the wife being under the 15 years of age, if more than 1 year has elapsed from the date of the commission of that offense। कई बार क्या होता है, पति पत्नी है, पत्नी जो है 15 साल से कम उम्र की है, तो जनरली क्या होता है कि अपने कानून में ये है कि अगर पत्नी 15 साल से कम उम्र की है और पति उसके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है, और पत्नी अगर उसकी कंप्लेंट करती है, तो इट इज एन ऑफेंस। Means husband cannot make any sexual relationship with his wife without her consent। अगर मान लीजिए ऐसा रिलेशनशिप हो गया और वाइफ 1 साल के बाद कंप्लेंट करती है, तो उस केस में कोर्ट जो है उस अपराध का संज्ञान नहीं लेगी। राइट। एक है सेक्शन 198 ए, समझने के लिए 498 ए 198 ए दोनों को कंपेयर करो कि यहाँ इसका इससे संबंधित है। Prosecution of offense under section 498A of the Indian Penal Code. No court shall take cognizance of an offense punishable under section 498A of the Indian Penal Code except upon a police report of facts which constitute such offense or upon a complaint made by the person agreed by the offense or by her father, mother, brother, sister
or by her father's or mother's brother or sister, or with the leave of court by any other person related to her by blood, marriage or adoption. 498 में क्या होता है कि जो वाइफ है उसको परेशान किया जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, हो सकता है उसकी वजह से वो सुसाइड कमिट कर ले, उसको ग्रीवियस हर्ट्स हो सकते हैं। तो उस केस में अगर वाइफ अगर एग्रीव्ड है अंडर सेक्शन 498 ए, तो कोर्ट जो है इन कंडीशंस में उसका अपराध का संज्ञान लेगी। नंबर 1, अगर पत्नी ने पुलिस कंप्लेंट कराई है या किसी और ने पुलिस कंप्लेंट कराई है, तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगी, या फिर बाय द पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस, मतलब जो वाइफ है उसकी कंप्लेंट पर कोर्ट में टेक द कॉग्निजेंस, या फिर वाइफ के फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मतलब माता, पिता, भाई, बहन, अगर वो भी कंप्लेंट देती है कोर्ट में, तब भी कोर्ट विल टेक द कॉग्निजेंस। या जो वाइफ के फादर या मदर हैं, मतलब उसके चाचा या मामा या बुआ या मौसी, उनकी कंप्लेंट पर भी कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। कोर्ट कॉग्निजेंस में टेक द कॉग्निजेंस, लेना पड़ेगा नहीं, बिकॉज उसका जुरिडिक्शन है पूरा। या फिर किसी तीसरे आदमी के द्वारा हु इज रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। बट इस केस में अगर ये चीज अगर हम इसको अगर यूज कर रहे हैं, तो इस केस में बेसिकली परमिशन ऑफ द कोर्ट चाहिए। एक ऐसा तीसरा आदमी, थर्ड पर्सन, हु इज रिलेटेड टू हर, देखिए उसके लिए लीव ऑफ द कोर्ट, मतलब परमिशन ऑफ द कोर्ट चाहिए हमको, तभी कोर्ट उस अपराध का संज्ञान लेगी। और इसमें एक लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 199, प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन। पिछले 2-3 साल में डिफेमेशन केसेस बहुत हो रहे हैं। इसमें क्या है, प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन, the no court shall take cognizance of an offence punishable under chapter 21 of the Indian Penal Code except upon a complaint filed by some person aggrieved by that offence। यहाँ पर भी लोकल स्टैंडर्ड बहुत काम कर रहा है, मतलब कोई ऐसे व्यक्ति की कंप्लेंट पर ही डिफेमेशन का सूट फाइल होगा जो व्यक्ति एग्रीव्ड है, जो कि व्यक्ति इम्पैक्ट हुआ है, राइट। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है, तो इडियट है, तो ल्यूनाटिक है, तो या कुछ ऐसी सिकनेस है, इन्फॉर्मिटी है कि वो कंप्लेंट नहीं कर सकता, उस केस में क्या करेंगे? या फिर कोई एक ऐसी औरत है जो कि अपने कस्टम्स की वजह से पब्लिक में नहीं जा सकती, तो क्या करेंगे? तो उस केस में विद द लीव ऑफ द कोर्ट मेक अ कंप्लेंट ऑन हर बिहाफ। कोई भी तीसरा आदमी, कोई भी दूसरा आदमी कोर्ट की परमिशन से उसके कंप्लेंट उनके बिहाफ पर कंप्लेंट कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति एक्स है, डिफेमेशन का सूट फाइल करना है उसको, तो खुद जाके कंप्लेंट करेगा। अगर वो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है, या सिख है, या ल्यूनाटिक है, इडियट है, या वो व्यक्ति औरत है जो कि ड्यू टू हर कस्टम्स शी कैन नॉट कम इनटू द पब्लिक, तो उस केस में कोई तीसरा व्यक्ति इनके बिहाफ पर कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन ऑफ द कोर्ट चाहिए, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, देन notwithstanding anything contained in this code, when any offence falling under chapter 11 of the Indian Penal Code is alleged to have been committed against the person who at the time of such commission, अगर ऐसे अपराध प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए होते हैं, गवर्नर के लिए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बोलते हैं, हम बात करते हैं, किसी मिनिस्टर के खिलाफ, और ऑफ अ स्टेट
or union territory or any other public servant employed in connection with the affairs of the union or state in respect of his conduct in the discharge of his public functions. A court of session may take cognizance of such offence without the case being committed to it upon a complaint in writing made by the public prosecutor. यहाँ पे public prosecutor का एक रोल आ गया भाई. अगर डिफेमेशन का केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बनता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बनता है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट के खिलाफ बनता है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी जो कि जनरली लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उनके खिलाफ बनता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ बनता है, या किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ बनता है जो कि यूनियन और स्टेट के अफेयर्स से संबंधित है, उनके कामकाज से संबंधित है, तो उस ऐसे केसेस के अंदर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनकी कंप्लेंट पर कोर्ट ऐसे अपराधों का संज्ञान ले लेगी डायरेक्टली विदाउट कमिटेड टू इट. जनरली कमिट कब होते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है, देखते हैं हाँ कमिट इसको ट्रायल में जाना चाहिए तो फिर वो कमिट करते हैं सेशन कोर्ट के अंदर. तो यहाँ पे वो डायरेक्टली ले सकते हैं अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिख रहा है उनको, तो नीचे वाली कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है उसको. Every complaint referred to in subsection 2 shall set forth the facts लिखे जाने चाहिए which constitute the offence alleged and the nature of the such offence and such other particulars as are reasonably sufficient to give notice to the cost of the offence alleged to have been committed. मतलब जब कंप्लेंट लिखी जाती है तो उसके अंदर वो सारे फैक्ट्स लिखने चाहिए जो कि ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे कि सामने वाली पार्टी को नोटिस दिया जा सके. राइट? Reasonably sufficient to give notice to the cost of the offence alleged to have been committed by him. Facts mention करो which constitute the offence. ये facts reasonably sufficient होने चाहिए to give the notice. Okay. इसके बाद अगर हम बात करें, no complaint under subsection 2 shall be made by the public prosecutor except with the previous sanction of state government in the case of person who is or has been the governor of that state or a minister of the government or of the state government in case of any other public servant or the central government in any other case. अब भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट तो कर देंगे कोर्ट को, लेकिन उनको भी प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के या संबंधित स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का. ऐसे नहीं डायरेक्टली जाके कर दे. राइट? No court of session shall take cognizance of an offence under subsection 2 unless the complaint is made within 6 months of from the date. अब डिफेमेशन केस के लिए जो है, अगर 6 महीने के बाद आप केस करने की सोचोगे, कौन से वाले अपराध के तहत? वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ये सब उनके खिलाफ अगर डिफेमेशन केस बन रहा है, उसके बाद अगर आप सोचोगे 6 महीने के बाद, आज मैंने किया, 6 महीने के बाद जाके कोर्ट में जाके पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब जाएंगे, तो वो केस रजिस्टर नहीं होगा. No court of session shall take cognizance of an offence under subsection 2 unless the complaint is made within 6 months from the date on which the offence is alleged to have been committed. Right? अब section 6 क्या बोलता है? Nothing is this section shall affect the right of the person against whom the offence is alleged to have been committed. To make a complaint in respect of that offence before a magistrate having jurisdiction or power of such magistrate to take cognizance of offence upon such complaint. इसमें क्या बोलता है कि ये जो इस सेक्शन में जो right of the person, they shall not be affected. कौन सा पर्सन? Against whom the offence is alleged to have been committed. एक्स है, इस पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि भाई आपने ऑफेंस किया है, तो इसके राइट अफेक्ट नहीं होंगे.
to make a complaint in respect of that offence before a magistrate having jurisdiction or power of such magistrate to take cognizance of the offence upon such complaint. So this is all about our chapter number 14. उसमें लिखा गया है कि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने से पहले क्या-क्या कंडीशंस हैं, इसके बारे में है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कमेंट करिए, कुछ क्लियर नहीं है, बताइए किस और टॉपिक पे अगर कुछ वीडियो बनाना है। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।